दोस्तों, जिस अमेरिका ने 1992 के अंदर भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से साफ मना कर दिया था, आज वही नासा हाथ जोड़ करके इसरो को चांद पर अपनी बस्ती बसाने का ऑफर दे रहा है। आखिर इसरो के पास में ऐसा कौन सा अदृश्य ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसके बिना अमेरिका का अरबों डॉलर का मून मिशन फेल हो सकता है? क्या नासा का इसरो को मून बेस का ऑफर महज एक दोस्ती का हाथ है, या फिर चाइना के डार्क साइड मिशन से नासा और पेंटागन खौफजदा है? दोस्तों, पूरी दुनिया को लगता है कि इसरो सिर्फ सस्ते जुगाड़ से रॉकेट उड़ाता है, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट यानी कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर के अंदर इसरो के उस गुप्त एआई सॉफ्टवेयर ने ऐसा क्या चमत्कार किया था जिसका कोड आज दुनिया की हर स्पेस सुपर पावर चुराना चाहती है। दोस्तों, करगिल वॉर के अंदर जिसने हमें जीपीएस का डेटा देने से मना कर दिया था, आज उसी अमेरिका की सबसे एडवांस खुफिया एजेंसियां इसरो और भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स की मोहताज क्यों हो गई हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर बन रहे भारत के नए स्पेस पोर्ट के पीछे की वो असली कहानी क्या है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये स्पेस रेस सिर्फ चांद तक सीमित है, तो इस वीडियो के अंदर आगे जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। दोस्तों, अंतरिक्ष कूटनीति यानी कि स्पेस डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो आज दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। 5 और 6 अगस्त 2026 की तारीख इतिहास के अंदर दर्ज हो चुकी है। बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय के अंदर भारत और अमेरिका के बीच सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी CSJWG की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक के अंदर कोई मामूली चर्चा नहीं हुई, बल्कि नासा ने आधिकारिक तौर पर इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने का न्योता दे दिया है। दोस्तों, ये प्रस्ताव आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत दिया गया है, जो चंद्रमा की खोज और वहां इंसानी बस्तियां बसाने का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक बैठक के उद्घाटन सत्र के अंदर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर मौजूद थे। भारतीय पक्ष की कमान UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन के हाथों में थी, जबकि अमेरिका की तरफ से नासा की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कैथलीन कारिका और विदेश विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर वेस्ली ब्रुक्स ने मोर्चा संभाला था। दोस्तों, ये चर्चाएं भारत और अमेरिका की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा हैं, जिसे ट्रस्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल के तहत अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, ये पहल फरवरी 2025 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए जॉइंट विजन का सीधा नतीजा है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और ही है। नासा का इसरो की तरफ हाथ बढ़ाना कोई खैरात या फिर एहसान नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की अपनी रणनीतिक और तकनीकी व्यवस्था है। आज स्पेस के अंदर एक नया कोल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला आर्टेमिस अकॉर्ड है, तो दूसरी तरफ चाइना और रसिया का इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन यानी कि ILRS का गठबंधन है। चाइना स्पेस के अंदर जिस भयानक गति से आगे बढ़ रहा है, उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल है और चांगे E6 मिशन ने चंद्रमा के उस हिस्से से सैंपल वापस लेकर के दुनिया को चौंका दिया है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका को यह भली भांति पता है कि चाइना के इस स्पेस ड्रैगन को काउंटर करने के लिए उसे एक ऐसे साझेदार की आवश्यकता है जिसके पास में न केवल गहरी तकनीकी विशेषज्ञता हो, बल्कि जो लागत के मामले में भी अत्यधिक किफायती हो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA या फिर जापान की जाक्सा के पास में टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स इतने खर्चीले हैं कि वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर इसरो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। दोस्तों, नासा को इसरो के साथ में काम करने के अंदर 2 सबसे बड़े फायदे दिखते हैं। पहला है इसरो की लूनार ऑर्बिटल मैकेनिक्स यानी कि चंद्रमा की कक्षा के गणित के ऊपर बेजोड़ पकड़, और दूसरा है विशाल काय स्पेस डेटा को प्रोसेस करने की भारत की अद्भुत सॉफ्टवेयर और AI कैपेबिलिटीज।
दोस्तों अगर आपको लगता है कि अमेरिका ने सिर्फ चांद के लिए हाथ मिलाया है तो जरा निसार मिशन की तरफ देखिए। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन कोई आम सैटेलाइट नहीं है। अमेरिका ने इस मिशन के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर का भारी भरकम दांव खेला था। दोस्तों 1.5 बिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट के अंदर अमेरिका ने अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी तो लगा दी, लेकिन उसे अंतरिक्ष की कक्षा के अंदर स्थापित करने और उसके डेटा को सिंथेसाइज करने का पूरा काम इसरो के भरोसे छोड़ दिया गया था। इसका कारण यह था कि इसरो दुनिया की इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जो एल बैंड और एस बैंड रडार टेक्नोलॉजी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल करने के अंदर महारत रखती है। दोस्तों इस निसार मिशन से मिलने वाले डेटा इतने सटीक हैं कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले सेंटीमीटर भर के बदलाव को भी मापा जा सकता है। दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं की निगरानी से लेकर के दुश्मन की हलचल तक ये सैटेलाइट अमेरिका और भारत दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसने हाल ही के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर जो कुछ देखा है उसने दोस्तों पूरी दुनिया को हिलाकर के रख दिया है। लेकिन दोस्तों भारत के आम लोग आमतौर पर इसरो को सिर्फ पीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण या फिर मंगलयान और चंद्रयान की सस्ती लागत के लिए जानते हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि रक्षा, सामरिक और डीप टेक डोमेन के अंदर इसरो की असली ताकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक है। लिहाजा दोस्तों इसरो की इन छिपी हुई ताकतों को डिकोड करना बेहद जरूरी है, जिन्होंने नासा को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों सबसे पहली ताकत है भारत की ग्रेविटी असिस्ट मास्टरी यानी कि ऑर्बिटल मैकेनिक्स का वो गणित जिसे देख करके दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। नासा या फिर दूसरी विदेशी स्पेस एजेंसियां अपने स्पेस क्राफ्ट को सीधे चांद या फिर मंगल पर भेजने के लिए सैटर्न वी या स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS जैसे विशालकाय और बेहद महंगे रॉकेट्स का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ये ब्रूट फोर्स का तरीका है। इसके विपरीत इसरो ने अपने सीमित संसाधनों जैसे कि GSLV Mark 3 या फिर LVM 3 के साथ में होमनन ट्रांसफर ऑर्बिट का इस्तेमाल करने के अंदर ऐसी मास्टरी कर ली है जो दुनिया के अंदर किसी के पास में नहीं है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने के अंदर 40 दिन लगे, क्योंकि इसरो ने ईंधन बचाने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर एक गुलेल की तरह इस्तेमाल किया था। दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर बिना करोड़ों लीटर ईंधन फूके सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की लहरों पर सफरिंग करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना, ये वो मैथमेटिकल प्रिसीजन है जिसे नासा अपने मून बेस के लिए कॉपी करना चाहता है। दोस्तों इसरो की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है ऑटोनोमस नेविगेशन और AI आधारित लैंडिंग सिस्टम। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कोई साधारण यांत्रिक सफलता नहीं थी। चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर से लेकर के सतह का जो सफर था, जिसे 15 मिनट ऑफ टेरर कहा गया था, वो पूरी तरह से स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस था। इसरो ने एब्सोल्यूट नेविगेशन सिस्टम और लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी कि LDV का जो बेहद तगड़ा सॉफ्टवेयर भारत के अंदर बैठ करके कोडिंग करके विकसित किया था, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर खुद निर्णय लेने के अंदर सक्षम था। दोस्तों नासा इस एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी का मुरीद हो चुका है। भविष्य के मून बेस प्रोग्राम के अंदर जब अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स और भारी पेलोड को चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर उतारेगा, तो उसे इसरो के इसी फॉल्ट टोरेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां 1 इंच की गलती का मतलब है सीधे मौत। अब दोस्तों जरा इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए। करगिल वॉर के दौरान जब हमारे जवान चोटियों के ऊपर लड़ रहे थे, अमेरिका ने भारत को GPS का सटीक डेटा देने से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों उस धोखे ने भारत की सामरिक सोच को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। आज इसरो ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन तैयार कर लिया है। नेविक कोई साधारण GPS नहीं है, ये रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए दोहरे बैंड यानी कि S बैंड और L बैंड पर काम करता है, जो अमेरिकी GPS से कहीं ज्यादा सटीक और एनक्रिप्टेड है। दोस्तों ये भारत की वो छुपी हुई ताकत है जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर किसी भी नौसैनिक या फिर सैन्य गतिविधि की अचूक जानकारी देती है।
आज स्थिति यह है कि अमेरिका खुद इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की सबमरीन्स और वॉरशिप्स को ट्रैक करने के लिए भारत के इस स्पेस डेटा ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रपल्सन टेक्नोलॉजी के अंदर इसरो अब केवल पारंपरिक ईंधन तक सीमित नहीं है। ग्रीन प्रपल्सन, इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स और मैथालॉक्स यानी कि मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन आधारित इंजन्स के ऊपर इसरो ने जो काम किया है वो भविष्य की स्पेस रेस का नया मानक है। दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण इसरो की एक और छुपी हुई ताकत है। स्क्रैमजेट इंजन कोई आम रॉकेट इंजन नहीं है, ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन खींच करके ईंधन जलाता है, जिससे रॉकेट का वजन काफी कम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और भविष्य के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स यानी कि RLVs के लिए भी सीधा गेम चेंजर है। डिफेंस सेक्टर के अंदर जिस देश के पास में स्क्रैमजेट इंजन और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी होगी, उसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार की रणनीति सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है। दोस्तों, साल 2020 के अंदर भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर जो स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स किए और इन स्पेस का जो गठन किया, उसने भारत के स्पेस इकोसिस्टम की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी है। अब दोस्तों, इसरो सब कुछ खुद बनाने वाली एक सरकारी फैक्ट्री नहीं रहा, बल्कि ये नासा की तर्ज पर एक एंकर क्लाइंट और फैसिलिटेटर बन गया है। 2024 के अंदर आई भारत की नई FDI नीति ने इस क्षेत्र के अंदर पूरा भूचाल ला दिया है। इसके तहत सैटेलाइट निर्माण और डेटा उत्पादों के अंदर 74% से लेकर के कुछ मामलों में तो 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। इसरो ने अपनी दशकों पुरानी रिसर्च और टेस्टिंग फैसिलिटीज जैसे श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड्स और थुम्बा की टेस्टिंग लैब्स प्राइवेट कंपनीज के लिए पूरी तरह से खोल दी है। हाल ही के अंदर इसरो ने अपना सबसे नया रॉकेट SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अब दोस्तों, जरा भारत के उस प्राइवेट स्पेस सेक्टर की तरफ नजर डालिए जो पर्दे के पीछे स्पेस एक्स और इलॉन मस्क का घमंड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च करके इतिहास रचा है। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत रॉकेट के ढांचे को कार्बन फाइबर यानी कि कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाना है, जो इसे स्टील या फिर एल्यूमिनियम से कई गुना हल्का और मजबूत बनाता है। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने रमन और ध्वन क्रायोजेनिक इंजन्स को कुछ ही दिनों के अंदर तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर पहले कई महीने लगा करते थे। दोस्तों, फ्यूचर के अंदर ये कंपनी दुनिया भर के छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए स्पेस की उबर बनने वाली है। लेकिन रणनीतिक और मिलिट्री एंगल से सबसे खतरनाक काम कर रहा है अग्निकुल कॉस्मोस। दोस्तों, अग्निकुल की असली ताकत उसका सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस इंजन के अंदर कोई वेल्डिंग या फिर जोड़ नहीं है, जिससे अंतरिक्ष के अंदर इसके फटने का खतरा लगभग 200 हो जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर है अग्निकुल का धनुष नाम का मोबाइल लॉन्च पैड। इसका सामरिक महत्व समझिए। फ्यूचर के अंदर भारत को रॉकेट लॉन्च करने के लिए केवल श्रीहरिकोटा के फिक्स पैड की जरूरत नहीं होगी। युद्ध की स्थिति के अंदर अगर दुश्मन भारत के प्रमुख लॉन्च पैड्स को निशाना बनाता है, तो भारत देश के किसी भी कोने से किसी भी मिलिट्री ट्रक पर रख करके अपना रॉकेट और सैटेलाइट स्पेस के अंदर दाग सकता है। दोस्तों, रक्षा दृष्टिकोण से ये क्षमता अकल्पनीय रणनीतिक बढ़त यानी कि स्ट्रेटेजिक एज देती है। दोस्तों, स्पेस की रेस केवल रॉकेट उड़ाने तक सीमित नहीं है। असली पावर और असली पैसा उस डेटा के अंदर है जो आसमान से धरती पर भेजा जाता है, और यहां एंट्री होती है पिक्सेल की। दोस्तों, ये भारतीय स्टार्टअप दुनिया का सबसे उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना रहा है। सामान्य सैटेलाइट कैमरा केवल विजिबल लाइट्स को देखता है, लेकिन पिक्सेल के कैमरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सैकड़ों बैंड्स को स्कैन कर सकते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पेस से पिक्सेल के सैटेलाइट ये बता सकते हैं कि धरती के 100 फीट नीचे किस गैस पाइपलाइन से रिसाव हो रहा है।
यहां तक कि जंगलों या फिर पहाड़ों के अंदर कैमोफ्लेज किए गए दुश्मन के गुप्त सैन्य ठिकानों और छिपे हुए टैंकों को भी ये टेक्नोलॉजी आसानी से एक्सपोज कर सकती है। और यही कारण है कि आज अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और बड़े वैश्विक निगम भारतीय प्राइवेट कंपनियों के इस डेटा पर डिपेंडेंट होने लगे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर कचरे और दुश्मन देशों के जासूसी उपग्रहों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे के अंदर दिगांतरा नाम का भारतीय स्टार्टअप स्पेस का गूगल मैप और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना रहा है। वो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि SSA के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर चाइना का कोई किलर सैटेलाइट अपनी कक्षा बदल करके किसी भारतीय या फिर अमेरिकी सैटेलाइट के करीब आ रहा है या कोई पुराना स्पेस डेब्रिस टकराने वाला है, तो दिगांतरा का सिस्टम इसकी एकदम सटीक और रियल टाइम जानकारी देगा। दोस्तों, स्पेस डिफेंस के अंदर ये टेक्नोलॉजी भारत की एक बहुत बड़ी डेटरेंस पावर बन चुकी है। वहीं दोस्तों, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां सैटेलाइट के लिए इन स्पेस प्रोपल्सन सिस्टम बना रही हैं। उनके हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स और पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाटर बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम वैश्विक लेवल पर तहलका मचा रहे हैं। अब दोस्तों, आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े जियो इकोनॉमिक कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों, आज की डेट के अंदर स्पेस इकोनॉमी 650 बिलियन डॉलर को क्रॉस करती जा रही है और ये 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। आज की डेट में इस पूरी इकोनॉमी के अंदर भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है, जो कुछ वक्त में 5% तक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL और प्राइवेट सेक्टर के सम्मिलित प्रयासों से मोदी सरकार 2030 तक इस हिस्सेदारी को 10% से ज्यादा करने के एग्रेसिव टारगेट के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, OneWeb के 72 सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस के अंदर स्थापित करके इसरो के LVM-3 रॉकेट ने कमर्शियल स्पेस मार्केट के अंदर अपनी जो धाक जमाई है, उसने वेस्टर्न कंट्रीज के स्पेस सिंडिकेट को तोड़ करके रख दिया है। और दोस्तों, अब वो सबसे बड़ा खुलासा जो भारत की भविष्य की स्पेस स्ट्रेटेजी का सबसे अहम हिस्सा है, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर बन रहा स्पेस पोर्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को श्रीहरिकोटा के बजाय अब दूसरे स्पेस पोर्ट की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, श्रीहरिकोटा से जब भी कोई रॉकेट दक्षिण दिशा के अंदर लॉन्च होता है तो उसे श्रीलंका के ऊपर से गुजरने से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है, जिसे डॉग लेग मनूवर कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर रॉकेट का बहुत सारा कीमती ईंधन बर्बाद हो जाता है और उसकी पेलोड ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कुलशेखरपट्टिनम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से लॉन्च किए गए रॉकेट्स सीधे अंटार्कटिका की तरफ बिना किसी देश के ऊपर उड़े सीधे उड़ान भरते हैं। इससे ईंधन की भारी बचत होती है और SSLV जैसे छोटे रॉकेट्स ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स को लेकर के स्पेस में जा सकते हैं। दोस्तों, ये नया स्पेस पोर्ट पूरी तरह से भारत के प्राइवेट सेक्टर और कमर्शियल लॉन्चेस का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका और नासा का इसरो को अपने मून बेस के लिए इनवाइट करना, कोपोस के मंच के ऊपर भारत का सपोर्ट करना और ट्रस्ट पहल पर जोर देना, ये चिल्ला चिल्ला करके साबित कर रहा है कि अब भारत स्पेस विज्ञान के अंदर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर किसी का फॉलोअर नहीं है। 1992 के अंदर सैंक्शंस लगाने वाले अमेरिका का 2026 के अंदर भारत के साथ में डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट करना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी जीत है। इसरो की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी कम लागत वाली इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनोवेशन करने की उसकी DNA संरचना है। दोस्तों, आज जब प्राइवेट सेक्टर का आक्रामक इन्वेस्टमेंट, तेज निर्णय लेने की क्षमता और 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसरो के दशकों के अनुभव के साथ में मिल रही है, तो ये एक ऐसा स्पेस इकोसिस्टम बना रहा है जिसका मुकाबला करना किसी भी एकल महाशक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, जिस तरह से रक्षा सौदों, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और समुद्री चौक पॉइंट्स का जियोपॉलिटिकल महत्व है, ठीक उसी तरह से लॉन्च कैपेबिलिटी और स्पेस डेटा फ्यूचर के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार हैं। भारत का स्पेस सेक्टर अब केवल सितारों की ओर नहीं देख रहा है, बल्कि वो धरती की जियोपॉलिटिकल और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के नए नियम खुद तय कर रहा है। अंतरिक्ष का ये नया युग भारत का है और दुनिया को अब भारत की शर्तों पर ही स्पेस के अंदर आगे बढ़ना होगा।
अब दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है कि नासा जिस लेवल पर भारत के सामने आकर के बैठा है, वो हमारे चंद्रयान 3 का जिस लेवल पे डाटा मांग रहा है, जिस लेवल पर नासा हमसे चंद्रयान 3 की वो टेक्नोलॉजी लेना चाहता है जो हमने स्पेस के अंदर यानी कि चांद के बिल्कुल करीब 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जाकर के जिसका इस्तेमाल किया था, वो मांग रहा है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।